चलो जनाब क्वेश्चन नंबर 4 पे अगर हम आ रहे जनाब रिक्वायरमेंट देखें सबसे पहले व्हाट इज द रिक्वायरमेंट प्रिपेयर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एक्सट्रैक्ट्स फॉर द ईयर एंडिंग 31st March 2002। फाइनेंशियल स्टेटमेंट एक्सट्रैक्ट का मतलब क्या है? जैसे मैं आपको कल भी बता रहा था कि प्रॉफिट एंड लॉस और एसओएफपी आपने बनानी, उससे रेलेवेंट जो अगर क्वेश्चन में ट्रांजैक्शन है उससे रेलेवेंट जो है वो आपने प्रेजेंट करनी है ऑन द फेस ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस एंड द एसओएफपी। अब इसके अंदर उसने ये नहीं कहा कि आप नोट्स टू द अकाउंट में शेड्यूल ऑफ नॉन करंट एसेट भी बनाए, वो रिक्वायरमेंट नहीं। एग्जाम में जब सवाल इस तरह आएगा प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट एक्सट्रैक्ट, तो आपको शेड्यूल बनाने की जरूरत नहीं, तो आपने सिंपली फाइनेंशियल स्टेटमेंट एक्सट्रैक्ट बनाना, क्योंकि मार्क्स भी उसी हिसाब से होंगे। तो अगर यहाँ पे लिखा होता है प्रिपेयर नोट्स ऑफ द प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट एज पर द IFRS 16, तो फिर इसका मतलब है आपको शेड्यूल बनाना। ठीक हो गया, दो रिक्वायरमेंट्स नॉर्मली चलती है। तो अभी क्या है हमारे पास फाइनेंशियल स्टेटमेंट एक्सट्रैक्ट बनाना। सवाल तो आप सब लोगों ने मेरे हाल में पढ़ लिया होगा, है ना? ले जनाब, सबसे पहले आप आंसर जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे एग्जाम में भी, तो सबसे पहले आप देखें आपने रिक्वायरमेंट पढ़ ली और आपको कह रहा जी फाइनेंशियल स्टेटमेंट एक्सट्रैक्ट बनाएं, तो आपका आंसर शीट पे शुरू होगा विद द प्रॉफिट एंड लॉस, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, ईयर एंडिंग 31st March 2002। आगे आप लिख देंगे एक्सट्रैक्ट। अच्छा, अब इसमें आपने कुछ लिखना नहीं है, जस्ट लीव द स्पेस इन द आंसर शीट। अभी जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, वर्किंग्स करेंगे, तो हमें खुद ब खुद यहाँ पे जो अमाउंट्स लिखनी है वो हमें मिल जाएंगे, लेकिन आंसर आपका वर्किंग से नहीं शुरू होना चाहिए। कोई स्टूडेंट जो है वो आंसर वर्किंग से शुरू कर देते, एग्जामिनर आपसे कह रहा है प्रिपेयर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एक्सट्रैक्ट, इसका मतलब आपका आंसर शुरू होगा विद द एक्सट्रैक्ट। अब इसमें जो अब आप अमाउंट लिखेंगे उसको आप सपोर्ट करेंगे विद द रेलेवेंट वर्किंग्स। तो टेक्निकली आपके आंसर, यू स्टार्ट योर आंसर विद द एक्सट्रैक्ट को 5-6 लाइन जोड़ दें अपने आंसर शीट पे। मेरा है किसी और का? ठीक, 31 मार्च 2002। इसके बाद आप लिखेंगे जनाब स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एज एट 31st March 2002। So there is no need to write any figure, लेकिन हमें ये जरूर पता है कि नॉन करंट एसेट है, तो यू कैन मेक अ हेडिंग है नॉन करंट एसेट्स। ये हमारे आंसर का पहला पेज होगा आंसर शीट में एग्जाम में। अब इसमें हमने भी कुछ नहीं लिखा। अब आपने वर्किंग्स करनी है और अमाउंट्स ड्राइव करने हैं, उसके लिए हम सिंपल वर्किंग्स भी कर सकते हैं, लेकिन हम अभी क्या करेंगे, हम अगेन अपने पास एक पूरा शेड्यूल बना लेंगे जनाब कि ये इतने एसेट्स हैं और 4 कॉलम्स बना लेंगे। कितने लैंड एंड बिल्डिंग है, लेकिन इसमें है जनाब एक हेड ऑफिस है और एक ट्रेनिंग प्रेमिसेस, दो जगह से है। ठीक, तो आप यहाँ पे वर्किंग बना सकते हैं, जैसे हम यहाँ पे लिखे जनाब हेड ऑफिस, राइट है हेड ऑफिस, मेन कॉलम्स, इसके 2 सब कॉलम बना लें, इसके आगे 2 सब कॉलम बना लें, जैसे लैंड एंड देन दूसरा क्या है जनाब बिल्डिंग। फिर इसी तरह यहाँ पे लिखे जनाब ट्रेनिंग प्रेमिसेस
तो इसी तरह इसके दो कॉलम्स बना लें, लैंड बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग। अब आप जनाब अपने कॉलम्स बना लें, फिगर्स लिख लें, रुपीस इज इन 1000, ठीक हो गया जनाब। अब आप क्वेश्चन पढ़ते जाएं और फिगर्स जो हैं वो एक्सपोर्ट करते जाएं अपनी वर्किंग के अंदर, ठीक। अब आप स्टार्ट विद द क्वेश्चन। क्या कह रहा है जनाब, कंपनी के पास दो प्रॉपर्टीज हैं, एक हेड ऑफिस है जो कि सिटी सेंटर में है, और एक प्रॉपर्टी है कंट्री साइड में, शहर से बाहर, जहां पर ट्रेनिंग की जाती, ठीक। बोथ प्रॉपर्टीज वर एक्वायर्ड ऑन 1 अप्रैल 1999, यकम अप्रैल 1999, और आज हम रिपोर्टिंग कर रहे हैं 31 मार्च 2002। इसका मतलब है मार्च 2000, मार्च 2001, एंड नाउ वी आर इन मार्च 2002, तो वी आर इन द थर्ड ईयर, तीसरा अकाउंटिंग ईयर बनता, ठीक हो गया। And had estimated lives of 25 years with no residual value. The company has a policy of carrying its land and building at current values. However, until recently, property prices has not changed for some years. On 1st October 2001, अक्टूबर 2001, अब ये कहाँ पे फॉल करता है, हम जिस अकाउंटिंग ईयर की रिपोर्टिंग कर रहे हैं वो है मार्च 2002, शुरू कब हुआ होगा, अप्रैल 2001, और रिवैल्यूएशन कब हो रही है, अक्टूबर 2001। इसका मतलब अकाउंटिंग शुरू होने के 6 माह बाद। इसको हम कहते हैं मिड ईयर रिवैल्यूएशन, ड्यूरिंग द अकाउंटिंग ईयर रिवैल्यूएशन। सही हो गया। फिर जनाब उसके बाद वो आपको बता रहा है जी फर्म ने रीवैल्यू किया है, और डिटेल्स ऑफ द ओरिजिनल कॉस्ट आर हेड ऑफिस, यकम अप्रैल 1999, लैंड है जनाब 500,000 हेड ऑफिस की, और इसको जब आपने यकम अक्टूबर को रीवैल्यू किया है तो इसको 700,000 मिल गई। इन द सेम वे बिल्डिंग के बारे में इंफॉर्मेशन है, इसी तरह ट्रेनिंग के बारे में। The fall in the value of the training premises is due to mainly to the damage done by the use of the heavy equipment during training. The surveyor have also reported that the expected life of the training property in its current use will only be a further 10 years from the date of valuation. The estimated life of the head office remain unaltered. उसमें कोई चेंज नहीं है। इसका मतलब आपका अकाउंटिंग एस्टिमेट भी बदल गया, चेंज हो गया, ठीक। नॉर्मली कितने साल की थी इसकी लाइफ, 25 साल, और हम तीसरे साल में थे, तो जनरली इसकी 22 साल लाइफ जो है, 23 साल लाइफ रहती थी, लेकिन अब वो क्या कह रहा है, कितनी रह गई है, 10 साल, ठीक हो गया जना। ले जना, अब आप अपनी फिगर्स जो है यहाँ पर लिख सकते हैं। जैसे हेड ऑफिस है, इसकी लैंड जब अकाउंटिंग ये शुरू होगा एट द स्टार्ट, हम यहाँ पे क्या लिख लेते हैं, कॉस्ट ऑब्लिक वैल्यूएशन, कॉस्ट ऑब्लिक वैल्यूएशन एट द स्टार्ट, एट द स्टार्ट अकाउंटिंग ईयर जब शुरू हुआ तो लैंड की वैल्यू कितनी होगी, 500,000, 5 लाख, ठीक हो गया जरा। 1000 में फिगर है तो आप यहाँ पर 500 लिख सकते हैं, ऐसे ही 1000 में लिख ली ना हमने फिगर, उसके बाद हम यहाँ पे 500 लिख सकते हैं। और इसके अलावा जनाब बिल्डिंग है हमारे पास कितनी, 1200, 500 एंड 1200। इसी तरह ट्रेनिंग प्रेमिसेस को देख लें, ट्रेनिंग प्रेमिसेस है 300 एंड 900, 300 एंड 900, ठीक हो गया जनाब। अब आप कैलकुलेट करेंगे अकामुलेटेड डेप्रिसिएशन, अकामुलेटेड डेप्रिसिएशन एट द स्टार्ट, साल के शुरू में, तो लैंड पे तो आनी नहीं डेप्रिसिएशन, नॉन डेप्रिसिएबल एसेट, ठीक हो गया। बिल्डिंग पे कितने सालों की लेनी है हमने, 2 सालों की, नहीं वो तो अभी आप लेंगे ना, साल के शुरू में तो 2 साल है ना, 6 माह तो करंट अकाउंटिंग ईयर के होंगे ना। जब आप अकामुलेटेड डेप्रिसिएशन का ओपनिंग बैलेंस लेंगे तो साल का शुरू है, इसका मतलब है अभी 2 साल हुए,
फिर आप मिड ऑफ द ईयर आएंगे जब आप रीवैल्यूएशन कर रहे हैं, फिर आप उसको 6 मंथ डेप्रिसिएट कर रहे हैं। ठीक हो गया। ले देना कितनी आगे बिल्डिंग की डेप्रिसिएशन होंगे 1200 डिवाइडेड बाय 25 पर ईयर आ गया, मल्टीप्लाई बाय 2 96 ओपनिंग अकोमुलेटेड डेप्रिसिएशन 96। कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं हम? फिर आप 1200 उसकी यूजफुल लाइफ है 25 साल इनटू 2 इयर्स, 2 साल गुजर गए तो 2 सालों की डेप्रिसिएशन आ गई, अकोमुलेटेड डेप्रिसिएशन। इसी तरह जब ट्रेनिंग प्रेमिसेस लैंड नेचुरली 0, ले लो 900,000 डिवाइडेड बाय 25 into 2 72 सही हो गया जनाब, गॉट इट। अब वो आपको बताता है जनाब मिड ऑफ द ईयर 1 अक्टूबर को हमने इसको रीवैल्यू किया, तो अब हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए जनाब 1 अक्टूबर को कैरिंग वैल्यू। ठीक, अब हम अगर रीवैल्यूएशन की एंट्री पास करें, अलग-अलग से कर लें, इकट्ठी कर लें, पहले हम अलग-अलग कर लेते हैं। सबसे पहले जनाब हेड ऑफिस की लैंड ऑफ द हेड ऑफिस क्या कह रहा है? 5 लाख से कितने पे चली गई? 7 लाख पे। कितने का इंक्रीज आ गया? 2 लाख का। तो हम क्या एंट्री कर देंगे? लैंड अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन रिजर्व 200,000। ठीक हो गया। अब आप हेड ऑफिस की बिल्डिंग को जब रीवैल्यू करेंगे तो पहले आपको क्या चाहिए? आपको 1 अक्टूबर की कैरिंग वैल्यू चाहिए। हमारी वर्किंग जो हमारे पास इस वक्त डाटा है वो हमें बिल्डिंग की कैरिंग वैल्यू दे रहा है एट 1 अप्रैल। 1 अप्रैल को तो रीवैल्यूएशन हुई नहीं, रीवैल्यूएशन कब हो रही है? 1 अक्टूबर को। इसका मतलब हमें पहले बिल्डिंग को पहले 6 माह इस साल डेप्रिसिएट करना पड़ेगा। ठीक, तो अगर आप देखें आपने जब इसको 1200 को 25 से डिवाइड किया था तो क्या आ रहा था पर ईयर? 48। इसका मतलब 6 मंथ की कितनी बनती होगी? 24। तो पहले हम एंट्री कर लेंगे जनाब 1 अक्टूबर को 6 मंथ की डेप्रिसिएशन ले लो। ठीक, क्या एंट्री करेंगे हम? डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू अकोमुलेटेड डेप्रिसिएशन बिल्डिंग कितनी आ गई जनाब? 24। कैसे कैलकुलेट किया हमने? जैसे हमने पहले किया जनाब, 1200 डिवाइडेड बाय 25 इंटू 1/2, हाफ ईयर कर लिया, या 6/12। ठीक हो गया। अब आपके पास डेप्रिसिएशन है 24, तो आप यहां पे लिखेंगे जनाब डेप्रिसिएशन कितनी आ गई जनाब? 24। अब आप बिल्डिंग की कैरिंग वैल्यू देखें एट द डेट ऑफ रीवैल्यूएशन कितनी आ रही? तो हम कहते हैं इट विल बी 1200 माइनस 96 माइनस 24। कितनी आ गई? कैरिंग वैल्यू आ गई जनाब 1080, और उसकी फेयर वैल्यू कितनी बता रहे हम? 1350। कितना इंक्रीज आ गया? हाँ जी, 2,70,000। ठीक हो गया जनाब, 270 का इंक्रीज आ गया। ठीक हो गया जनाब। अब आप इसकी एंट्री पास कर लो। क्या करेंगे? सबसे पहले हम स्टेप नंबर 1, अकोमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट कितने से? तो हम कहते हैं जनाब ये जो हमने किया 96 प्लस 24 दैट इज 120 टू रीवैल्यूएशन रिजर्व कितने से? 270। दोनों का डिफरेंशियल कितना है? 150। किसको डेबिट हो जाएगा? बिल्डिंग अकाउंट डेबिट विद 150। ठीक हो गया। अब आप इस एंट्री को
पोस्ट कर लेंगे अपनी वर्किंग के अंदर। ठीक, तो पहली एंट्री आपने 24 की पोस्ट कर ली, दूसरी अब आप एंट्री कर ले जनाब। क्या हो जी, अकामुलेटेड डेप्रिसिएशन क्या हो गई, डेबिट रीवैल्यूएशंस की वजह से, ऐसे ही 120, तो इसको हम क्या कर देंगे, माइनस। सही हो गया। बिल्डिंग अकाउंट रीवैल्यूएशंस, लैंड हमने कितने से डेबिट किए, 200 से, बिल्डिंग कितने से डेबिट हो गई, 150, रीवैल्यूएशन आ गई। ठीक हो गया। अब आपने बिल्डिंग को रीवैल्यू कर लिया 1 अक्टूबर को, अकाउंटिंग ईयर में बाकी 6 माह की डेप्रिसिएशन अब जब हम लेंगे तो वो किस मेथड पे लेंगे, रीवैल्यूड अमाउंट डिवाइडेड बाय रिमेनिंग यूजफुल लाइफ, रीवैल्यूड अमाउंट डिवाइडेड बाय रिमेनिंग यूजफुल लाइफ। इसका मतलब एंट्री फिर यही हो रही होगी, लेकिन ये डेट क्या होगी, ये होगी 31 मार्च 2002। 31 मार्च 2000, ये दोनों एंट्रीज हमने किस डेट पे की हैं, 1 अक्टूबर जब हमने रीवैल्यू किया, ये भी हमने 1 अक्टूबर को की। अब हम ईयर एंड पे जाएंगे, 31 मार्च 2002, एंट्री फिर यही पास हो रही होगी, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू अकामुलेटेड डेप्रिसिएशन बिल्डिंग, कितनी आएगी। अब कह जी हमारी रीवैल्यूड अमाउंट है 1350, सो व्हाट इज द रिमेनिंग यूजफुल लाइफ, तो 25 में से 2.5 साल गुजर गए हैं, 2 साल पहले 6 माह, इसके अंदर 2.5 years have been passed, so what is left, 22.5 years, so divided by 22.5 पर ईयर आ गई, into 6/12 या 1/2, डेप्रिसिएशन कितनी आ गई, 30। ठीक हो गया जनाब। सो डेप्रिसिएशन इज 30। अब आप इस एंट्री को कर देंगे 30 के साथ, और अपनी इस डबल एंट्री को आप अपनी वर्किंग में ले जाएंगे और कहाँ पे लिख देंगे जनाब, डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर। ठीक, कितनी आ गई जनाब, यहाँ पे आप लिख लें अपने आप को फैसिलिटेट करने के लिए फर्स्ट 6 मंथ, और बाद में आप फिर लिख लें जनाब डेप्रिसिएशन सेकंड 6 मंथ आफ्टर रीवैल्यूएशन। ये कितनी आ गई जनाब, 30। इस तरह भी वर्किंग कर सकते हैं। अब पेपर में आपको ये नहीं करना है, ये जो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, देयर इज नो नीड, लेकिन ये हम इस वक्त क्लास में इसलिए कर रहे हैं ताकि हम अपने कॉन्सेप्ट को और कंसोलिडेट कर लें कि हम क्या कर रहे हैं। वो करने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब अगर मैं वो ना करूं तो आई एम सिंपली राइटिंग ए 200+, वो आप अपने वर्किंग पे कर लें साइड पे। 150 एग्जामिनर के लिए ये भी सफिशिएंट, अगर आप उसको ये बता रहे हैं तो इट इज सफिशिएंट इनफ, उसको पता चल रहा है कि आप वर्किंग क्या कर रहे हैं। 150, बाकी आप इसी तरह से कर लें तो आपका ये क्वेश्चन जो है ये सॉल्व होना शुरू हो जाए। ठीक, अब आप इसी तरह ट्रेनिंग प्रेमिसेस पे अगर हम आ जाए, सेम डिटो, अब मैं डबल एंट्री के बगैर करूं। ट्रेनिंग प्रेमिसेस को वो कहते हैं इसकी लैंड जो है वो 3 लाख से 350 पे चलेगी, ऐसे ही। तो इसका मतलब इसमें रीवैल्यूएशन कितनी हुई, तो हम कहते हैं इट्स 50। ठीक हो गया। इसी तरह बिल्डिंग को अगर आप देखें तो पहले उसको भी 6 माह डेप्रिसिएट कर लो, डेप्रिसिएट द बिल्डिंग फॉर द 6 मंथ। कितनी आई थी डेप्रिसिएशन यहाँ पे, 900 डिवाइडेड बाय 25 कितने आ रहा था, हाँ जी 36 इंटू 1/2 18। तो फर्स्ट 6 मंथ की डेप्रिसिएशन आ गई 18, तो हम यहाँ पे लिखेंगे जनाब 18 72 18। अब आपने जब इसको रीवैल्यू किया 1 अक्टूबर को तो इसकी वैल्यू जो है वो 600,000। अब अगर आप इसकी कैरिंग वैल्यू देखें तो कितनी आ रही है, कैरिंग वैल्यू जो है वो इसकी आ रही है 900 माइनस 72 माइनस 18, कितना आ गया जनाब, 810 है ना, 8,10,000, और इसकी फेयर वैल्यू है 600। इसका मतलब है 210 जो है इसकी वैल्यू कम होगी, इसको हम कहते हैं इट्स रीवैल्यूएशन लॉस। ये क्या आ गया जनाब, ये रीवैल्यूएशन लॉस आ गया। हमने रीवैल्यूएशन की तो जनरली क्या आता है, इंक्रीज,
बट देयर इज अ डिक्रीज इन द वैल्यू। ठीक, इसको हमने क्या करना है, तो आपने इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट कर देना, लॉस आ गया इसके ऊपर, सो इट शुड बी चार्ज टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब आप इसकी एंट्री करें जरा, कौन करेगा इसकी करें जरा, कॉमन सेंस अपनी भरपूर तरीके से इस्तेमाल करते हुए बताएं कि डबल एंट्री क्या होगी। सबसे पहले आपने वही करना है, क्या करना चाहिए, अकामुलेटेड डेप्रिसिएशन जीरो कर देंगे। तो अकामुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट कितने से, तो हम कहते हैं जनाब इट इज 90। ठीक हो गया। अब आप देखें, आपने जब उसको चेंज किया तो आपकी वैल्यू जो है उसमें लॉस आ गया, देयर इज अ लॉस 210, 210 का लॉस आ गया। किसको चार्ज करना हमने, प्रॉफिट एंड लॉस 210। अब क्रेडिट साइड पे क्या है, एसेट अकाउंट। बिल्डिंग कितना हो गया, 2, बिल्डिंग कितने से जनाब, 300। क्योंकि उस पर प्रीवियसली हमारे पास है नहीं, फर्स्ट टाइम हो रहा है ना रीवैल्यू, उस बिल्डिंग प्रॉफिट एंड लॉस को चार्ज करते हैं फिर हम रिजर्व को चार्ज करेंगे। ठीक हो गया जनाब। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, बिल्डिंग अकाउंट क्रेडिट, कितने से आ गया जनाब, 300 से। अब इस एंट्री को अगर हम पोस्ट करें अपनी वर्किंग के अंदर तो क्या होगा जनाब, अकामुलेटेड डेप्रिसिएशन जो है वो हमारी क्या हो गई है, डेबिट कितने से, 90 माइनस, बिल्डिंग अकाउंट क्रेडिट हो गया कितने से, 300 माइनस, देखिए 600 पे चला गया। अब आप इसको डेप्रिसिएट करेंगे, नेक्स्ट 6 मंथ की डेप्रिसिएशन कितनी आएगी, 600 डिवाइडेड बाय 10, तो उसकी लाइफ चेंज होगी। 600 डिवाइडेड बाय 10, 60 आ गया, हाफ ईयर का 30 आ गया, ऐसे ही। तो यहां पे हम क्या लिख देंगे जनाब, डेप्रिसिएशन फॉर द 6 मंथ इज 30। तो ये अभी देखें हमने अपने आंसर में कोई फिगर नहीं लिखी, ये सारी बैकग्राउंड में हम क्या कर रहे हैं, वर्किंग कर रहे हैं, कि जब तक वर्किंग पूरी हो नहीं जाएंगी तब तक हम यहां पर नहीं आएंगे। तो स्टूडेंट नॉर्मली क्या करते हैं, आंसर एग्जामिनर पहले ये देख रहा होता है, पहले वर्किंग देख रहा होता है, आगे जाकर उन्होंने ये एक्सट्रैक्ट बनाया होता है। तो दिस इज नॉट अ करेक्ट वे टू आंसर। पहले आपका एक्सट्रैक्ट होना चाहिए जो रिक्वायरमेंट, उसकी सपोर्ट में आपने जो भी करना है वो उसके बाद में आना चाहिए। सही हो गया। अब जनाब आप इसको सम अप कर सकते हैं जनाब, कैसे हो जाएगा जनाब, एट द एंड सबसे पहले हम लिख देंगे जी एट द एंड, कितना आ गया, 700, 1350, 350, 600। इसके बाद इसको टोटल कर लेंगे एट द एंड, ये जनाब नेल, ये आ गया 30 नेल, और ये भी 30। ठीक हो गया। अब आपके पास आ जाएगी कैरिंग वैल्यू, नेट बुक वैल्यू, लैंड की यही है 700, ये आ गई 1320, 350, 570। ये वर्किंग पूरी होगी हमारी। अब आप अपने इधर आ जाइए प्रॉफिट एंड लॉस में। सबसे पहले आप क्या चार्ज कर रहे हैं, डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन हेड ऑफिस बिल्डिंग, कितनी आई डेप्रिसिएशन हेड ऑफिस बिल्डिंग, टोटल 30 के 48 है जी, ओ सॉरी 30 जमा 24, ये 30 जमा 24, पहले 6 माह की और अगले 6 माह की, पूरे साल की कितनी बनी, 54। वो 30 जो आप बोल रहे हैं वो तो रिवैल्यूएशन के बाद वाली, 30 प्लस 24 कितनी बन गई, 54। डेप्रिसिएशन ट्रेनिंग प्रेमिसेस 18 प्लस 30 48। ठीक, फिर तीसरी चीज इसमें क्या आएगी, लॉस ऑन रिवैल्यूएशन ऑफ ट्रेनिंग प्रेमिसेस,
ट्रेनिंग प्रेमिसेस, कितना लॉस आया 210। ये प्रॉफिट एंड लॉस का एक्सट्रैक्ट बन गया 310 के 210 ठीक हो गया। ये बन गया हमारे पास एक्सट्रैक्ट ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस। इधर आएंगे नॉन करंट एसेट, तो हम लिखेंगे जी हेड ऑफिस। हेड ऑफिस की बिल्डिंग और लैंड जो है हमारे पास, तो सबसे पहले लैंड कितनी है जी, लैंड 700। हेड ऑफिस बिल्डिंग 1350 माइनस 30 कितना आ गया 1320। फिर आएगा ट्रेनिंग प्रेमिसेस, लैंड है जी हमारे पास 350, और फिर आएगा बिल्डिंग, और ये कितनी आ गई जनाब हमारे पास 570। इसके बाद हम लिखेंगे जनाब बैलेंस शीट में इक्विटी के अंदर क्या लिखेंगे, रीवैल्यूएशन रिजर्व। टोटल रीवैल्यूएशन रिजर्व कितना बनता, तो हम कहते हैं जनाब हमारे पास है 2 लाख एक लैंड का, ये किए 2 लाख, फिर कितना 2,70,000, 4,70,000, और उस लैंड पे कितना आया था 50, कितना बन गया जनाब 5,20,000। दैट इज द रीवैल्यूएशन रिजर्व 520 टोटल। कैसे आया, हेड ऑफिस लैंड पे है 2 लाख, प्लस हेड ऑफिस की बिल्डिंग पे है 270, प्लस ट्रेनिंग प्रेमिसेस की लैंड पे है 50। अब आप ये देखिए आपके पास ये जो आंसर है, ये देखिए ऑटोमेटिकली जस्ट ले जाओ, हमारे पास आ गया जी इक्विटी और रीवैल्यूएशन रिजर्व 200 प्लस 270 प्लस 50। अब मैं आपको बता ही रहा था कि अगर आप देखें कि एक्सट्रैक्ट जो है, ये जो आंसर जो है, ये जो आप यहाँ पे लिखते हैं, इज जस्ट अ पोस्टिंग। आपकी वर्किंग में से फाइनल फिगर आपने यहाँ पे पोस्ट करनी होती है। मार्क्स सारे कहाँ पे पड़े हैं, वो यहीं पे वर्किंग्स करनी पड़ेगी सारी, लेकिन आपने एग्जामिनर को बताना आपका आंसर शुरू होना चाहिए यहाँ से, और उसके बाद बाकी वर्किंग जो है वो आगे चलेगी। ठीक, अब आप देखें इस सवाल को जो पेपर में आपने नहीं करनी बातें वो ये है, देयर इज नो नीड फॉर दिस, ये आपने नहीं लिखनी। ठीक, बाकी आपने प्लस माइनस जाहिर है जमा तफरीक जो है वो आपने करनी करनी। ये था जनाब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। जी सर, वो करना है, उसमें लिखा नहीं हुआ, हमने कहा जरूरी नहीं है, इट्स नॉट कंपल्सरी। किसको, नहीं नहीं, वो उसमें क्वेश्चन में लिखा नहीं हुआ ना कि एंटिटी रीवैल्यूएशन रिजर्व रियलाइज करती है, क्योंकि ये नेसेसरी तो है नहीं। नहीं, इट्स नॉट इम्प्लाइड, इट इज स्टैंडर्ड इनकरेज करता है कि जनाब आप ये कर। आपने अपने क्वेश्चन में देखना है कि क्वेश्चन के अंदर वो क्या कह रहा है कि जनाब रीवैल्यूएशन रिजर्व एंटिटी रियलाइज करती है कि नहीं करती, उसको अडॉप्ट कर रखा है उसने कि नहीं। लेकिन यस यू कैन पास द एंट्री, अगर हम इसको भी इस क्वेश्चन में इनकॉर्पोरेट करना चाहे रियलाइजेशन को भी, तो किस पे रियलाइज होगा, बिल्डिंग पे रियलाइज होगा। ठीक, लैंड का रिवैल्यूएशन रिजर्व कब तक रियलाइज नहीं होगा, जब तक कि वो बिक नहीं जाएगी। तो बिल्डिंग को अगर आप रियलाइज करेंगे तो मेरे हाल में 270 270 ये वाला, एक और एंट्री कर लेंगे हम, कितने 270 को आप डिवाइड कर देंगे कितने से 22.5 ईयर से, पर ईयर आ जाएगा, उसको फिर 1/2 कर लें तो 6 मंथ का हो जाएगा। तो एंट्री क्या करनी है आपने फिर उसकी, रीवैल्यूएशन रिजर्व डेबिट रिटेन्ड अर्निंग्स, तो दैट इज द रियलाइजेशन। हाँ जी, रिटेन्ड अर्निंग इक्विटी में ही आएगा, तो उसको अगर आप लिखेंगे तो वो इक्विटी में ही आएगा। ठीक होगा, यहाँ पर आप एक और अकाउंट, मतलब हमारे पास है नहीं रिटेन्ड अर्निंग, जस्ट राइट है रिटेन्ड अर्निंग्स, यहाँ से आप माइनस कर दें रियलाइजेशन और रिटेन्ड अर्निंग में ऐड कर। ठीक है नहीं जनाब, इसके बाद जनाब आज फिर थोड़ा सा आगे इसको और लेके चलते हैं स्टैंडर्ड को। मीनवाइल आप क्वेश्चन नोट कर लें जो अब आपने आज घर जाए कर, और घर जाके करने का मतलब ये होता है कि उसको आपने कॉपी पे करना।
और पास पेपर्स के सवालों में क्वेश्चन नंबर 2, इसके बाद प्रैक्टिस क्वेश्चन के बाद हेडिंग मिलेगी आपको पेज नंबर 34 पे पास्ट पेपर्स। मिल गया क्वेश्चन नंबर 2 पास पेपर का किस हेडिंग में दूसरा सवाल। सही है, ये 2 क्वेश्चन आपने घर पे, कल छुट्टी भी है तो आप बैठ के आराम से ये 2 सवाल जो है वो कॉपी पे करने हैं। ले जनाब फर्दर हम फिर जनाब टॉपिक चल रहा है हमारा रीवैल्यूएशन मॉडल। ले जनाब रीवैल्यूएशन मॉडल में अभी तक हमने जो बात की, अगर हम उसको सम अप करें फिर इसको आगे लेके चलते हैं। हमने कहा जनाब एंटिटीज जो है वो एसेट्स को रीवैल्यू मेथड ऑप्ट कर सकते हैं, और जब वो उसको रीवैल्यू करेंगे तो क्लास ऑफ द एसेट जो है वो पूरी की पूरी उस पर एप्लीकेबल हो। ठीक, और जब आप रीवैल्यूएशन कर लेंगे तो फिर हमने कहा जनाब रेगुलरली रीवैल्यूएशन आपने करनी। ठीक हो गया, हमने रीवैल्यूएशन की एंट्री पढ़ी, हमने देखा जनाब इट्स एन एंट्री अकामुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट, ठीक, रीवैल्यूएशन रिजर्व क्रेडिट एंड द बैलेंसिंग फिगर गोज टू द एसेट। तो ये कंपाउंड एंट्री। लेकिन अगर हम सिंपली देखें तो पहली एंट्री क्या होती है, अकामुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट एसेट क्रेडिट, फिर एसेट डेबिट रीवैल्यूएशन रिजर्व क्रेडिट। इसका मतलब रीवैल्यूएशन की एंट्री नॉर्मली हम ये देख रहे हैं कि अगर एसेट की वैल्यू में इंक्रीज आ जाए तो एसेट अकाउंट डेबिट हो जाता है और रीवैल्यूएशन रिजर्व अकाउंट क्रेडिट। ठीक, अब आए 16 जो है वो इस पे फर्दर बात ये करता है कि जब आप फर्स्ट टाइम आप रीवैल्यू करते हैं तो आपके एसेट की वैल्यू में आ जाता है इंक्रीज। ठीक, जैसे हम एग्ज्यूम कर लें हमारे पास एक लैंड है, जस्ट टू स्टार्ट विद द लैंड, हमारे पास एक लैंड है जी, हमने लैंड खरीदी 200,000 की, वी परचेज अ लैंड फॉर 200,000, और हम जनाब रीवैल्यूएशन मॉडल में इसको ले गए और हम इसको हर साल रीवैल्यू करते, एवरी ईयर एंड हम लैंड की रीवैल्यूएशन करते। ठीक हो गया। पॉसिबल सिनेरियोज ये हैं कि जनाब हमने आफ्टर 1 ईयर इसको रीवैल्यू किया, आफ्टर 1 ईयर फर्स्ट ईयर, ठीक, तो हम कहते हैं जनाब इसकी फेयर वैल्यू थी जस्ट 250,000, 2,50,000, 250,000। फिर हमने जनाब इसको फिर आफ्टर सेकेंड ईयर हमने इसको फिर रीवैल्यू किया, इसकी फेयर वैल्यू थी जनाब जस्ट अज्यूम इट इज 210, ठीक, 210 जी सर। इसके बाद आफ्टर थर्ड ईयर इसकी फेयर वैल्यू है जनाब 190,000, सही हो गया। एंड आफ्टर फोर्थ ईयर इसकी फेयर वैल्यू है 2,05,000। द पॉसिबल सिचुएशंस हो सकता है ना ऐसे, हर साल हम लैंड को रीवैल्यू कर रहे हैं तो उसकी फेयर वैल्यू हर साल के एंड पे जो मिल रही है वो पहले से मुख्तलिफ, और ये लैंड किस स्टैंडर्ड में है, IAS 16 में, और हम मॉडल कौन सा ऑप्ट कर रखा है, रीवैल्यूएशन मॉडल। ठीक, अब अगर आप देखें तो मैं आपसे ये पूछूं हाँ जी एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर आप क्या एंट्री करेंगे, तो हम कहते हैं जी हम एंट्री करेंगे लैंड अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन रिजर्व अकाउंट क्रेडिट। कितने से जनाब, 50,000, 50,000। ठीक हो गया, ये कब एंट्री हो रही है, एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर। ठीक हो गया जनाब, ये पहले साल की एंट्री हो। ठीक हो गया, लैंड अकाउंट डेबिट रीवैल्यूएशन रिजर्व क्रेडिट। लैंड मैंने इसलिए सिलेक्ट किया कि डेप्रिसिएट नहीं होते थे, एक चीज को अभी हम बाहर रख रहे हैं। ठीक हो गया, अब आप एट द एंड ऑफ द सेकंड ईयर आएंगे। सेकंड ईयर के एंड पे क्या होता है, अगर हम देखें तो क्या हो रहा है जनाब, लैंड की वैल्यू पहले से कम हो गई। हमारी बुक्स में कितनी वैल्यू आ रही होगी, 2,50,000, अब ये कितने पे आ गई है, 2,10,000। इसका मतलब है
एक ऐसा एसेट जिसको हमने पिछले साल रीवैल्यू किया है, जिसके अगेंस्ट हमारे पास बुक्स के अंदर रीवैल्यूएशन रिजर्व में कितने पैसे पड़े हुए हैं, अमाउंट पड़ी है 50,000, उसमें लॉस आ गया कितने का, 40,000। तो IAS 16 ये कहता है कि अगर किसी ऐसे एसेट की वैल्यू में लॉस आए जिस पर प्रीवियसली आपके पास रीवैल्यूएशन रिजर्व में गेन पड़ा है, तो लॉस आपने पहले चार्ज करना है किसको, रीवैल्यूएशन रिजर्व को। कितना, जब तक के वो जीरो ना हो जाए। ठीक हो गया। तो इस साल हमारे पास कितना है, 40,000 का लॉस, और हमारे पास रीवैल्यूएशन रिजर्व में कितनी अमाउंट पड़ी है, 50,000। उसका मतलब सारे का सारा लॉस किसको चार्ज हो जाएगा, रीवैल्यूएशन रिजर्व को। तो हम एंट्री क्या करेंगे, रीवैल्यूएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू लैंड। कितने थे जनाब, 40,000, गोइंग टू बी 40,000। अब आपकी लैंड कितने पे है, 2,10,000 पे, और रीवैल्यूएशन रिजर्व में कितनी अमाउंट पड़ी है, 10,000। रिमेनिंग बैलेंस ऑन द रीवैल्यूएशन रिजर्व इज 10,000। अब आप इधर आ जाए थर्ड ईयर। थर्ड ईयर में क्या हुआ जनाब, तो हम कहते हैं थर्ड ईयर में उसकी वैल्यू फर्दर कम हो गई, और कितनी हो गई, 190,000। कितने का लॉस आ गया, तो कहते हैं 20,000 का लॉस आ गया। 210 से 190, इट मीन्स 20,000 का लॉस आ गया। अब हम क्या कह रहे हैं कि जब एसेट की वैल्यू में डिक्लाइन आ गया, तो टू लैंड कितने थे, 20,000, इट्स 20,000। डेबिट किसको करें, तो IAS 16 ये कहता है आप इसको डेबिट करेंगे सबसे पहले। अगर इसके अगेंस्ट कोई रीवैल्यूएशन रिजर्व अभी भी है तो पहले आप उसको डेबिट करें। कितना है हमारे पास वहां पे, तो हम कह रहे हैं सिर्फ 10,000। तो इसका मतलब क्या हुआ कि डेबिट होगा जो रीवैल्यूएशन रिजर्व विथ 10,000। ओवर एंड अबव जितनी भी अमाउंट है इसको आप क्रेडिट कर देंगे किसको, प्रॉफिट एंड लॉस को। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट विद 10,000। अब फोर्थ ईयर में अगर हम आ कितनी होगी वैल्यू जनाब, 2,05,000। वैल्यू फिर इंक्रीज कर। अब स्टैंडर्ड ये कहता है कि अगर आप एसेट जो कि वैल्यू इंक्रीज कर जाए जिस पर प्रीवियसली आपने लॉस चार्ज किया है प्रॉफिट एंड लॉस को, तो जब आप उसका इंक्रीज रिकॉर्ड करेंगे तो एसेट तो डेबिट ही होगा, लेकिन क्रेडिट सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस होगा अप टू द एक्सटेंट ऑफ द लॉस प्रीवियसली रिकॉग्नाइज्ड इन द प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक। अब आप फोर्थ ईयर में देखें तो आप क्या एंट्री करेंगे, लैंड अकाउंट डेबिट। कितने से जनाब, 190 से आपने इसको लेके आना कितने पे, 2,05,000। इसका मतलब है कितने का इंक्रीज आ रहा है, 15,000। तो हमें पता जनाब अभी तक हम कह रहे थे जब एसेट की वैल्यू बढ़ती है तो स्ट्रेट अवे क्रेडिट हम किसको देते हैं, रीवैल्यूएशन रिजर्व। लेकिन अब सिचुएशन क्या है कि अब आपके एक ऐसे एसेट की वैल्यू में इंक्रीज आया है जिस पर प्रीवियस ईयर्स में आपने प्रॉफिट एंड लॉस को लॉस चार्ज किया। तो IAS 16 ये कहता है कि इंक्रीज इन वैल्यू का क्रेडिट सबसे पहले आप P&L को देंगे अप टू द एक्सटेंट ऑफ द लॉस रिकॉग्नाइज्ड इन द प्रीवियस ईयर। ठीक। तो आप कितना आ जाएगा, 10,000 टू प्रॉफिट और लॉस, इट्स 10,000 ओवर एंड अबव टू रीवैल्यूएशन। 5,000 से ऊपर जाएगा तो रीवैल्यूएशन रिजर्व क्रेडिट, क्योंकि हमने लॉस कितना चार्ज किया था प्रॉफिट एंड लॉस को, 10,000। इसका मतलब है कि मैक्सिमम क्रेडिट जो P&L को जा सकता है वो कितना है, वो अप टू द एक्सटेंट ऑफ द लॉस रिकॉग्नाइज्ड टू द प्रॉफिट एंड लॉस। ओवर एंड अबव फिर किधर चला जाएगा, रीवैल्यूएशन रिजर्व में चला जाएगा। अभी मैंने इंटेंशनली जो है वो एक नॉन डेप्रिसिएटिंग एसेट जो है वो सिलेक्ट किया हो। ठीक। उसकी वजह ये है कि आपको पता है अभी तक हम पढ़ कर आए कि इसका रीवैल्यूएशन रिजर्व जो है वो रियलाइज कब होता है, जब ये बिकती। लेकिन जो डेप्रिसिएटिंग एसेट है उसकी रियलाइजेशन हर साल हो रही है। याद रहिए ये बात ज़हन में रखनी। तो अभी हम उसके साथ भी करेंगे, लेकिन अभी आपको सिंपल रूल हम क्या कर रहे हैं कि आप सिंपल रूल ये है कि जब आप रीवैल्यूएशन मॉडल ऑप्ट करते हैं तो स्टैंडर्ड ये कहता है कि फिर आपने रेगुलरली इसको क्या करते रहना है, रीवैल्यू करते रहना।
रेगुलरली रीवैल्यूज में स्टैंडर्ड हमें गाइडलाइन देता है कि 3 इयर्स, आफ्टर एवरी 3 इयर्स। लेकिन अगर आपके एसेट की वैल्यू जो है वो बड़ी वोलाटाइल है, जैसे कीप ऑन चेंजिंग एवरी ईयर, तो आप हर साल भी रीवैल्यू कर सकते हो। तो मैंने उसी को यूज करते हुए एक एग्जांपल हमने बना लिया कि जी हमने लैंड खरीदी एंड दैट इज 200,000, तो फर्स्ट ईयर में इसको रीवैल्यू किया, एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर तो हमें उसकी फेयर वैल्यू मिली 2,50,000। तो हमने जनाब इसको रीवैल्यू कर लिया, एंट्री हमने की लैंड अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन रिजर्व, 50,000 का गेन इक्विटी के अंदर हमने रिकॉर्ड कर लिया। ठीक, सेकेंड ईयर में हम गए और उसकी वैल्यू पहले से कम हो गई, 2,10,000। स्टैंडर्ड ने हमें कहा जनाब एक ऐसा एसेट जिस पर प्रीवियसली आपके पास रीवैल्यूएशन गेन है और अगर उसकी वैल्यू में डिक्लाइन आ जाए तो उसकी वैल्यू डिक्लाइन सबसे पहले आपने चार्ज करनी है उस गेन को, जो कि रीवैल्यूएशन रिजर्व में। तो हमने किसको डेबिट कर दिया जनाब? रीवैल्यूएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, लैंड अकाउंट क्रेडिट। तीसरे साल आपने देखा कि वैल्यू में फिर डिक्लाइन आया और इतना ज्यादा आया कि रीवैल्यूएशन रिजर्व से भी ज्यादा चला गया। तो हमने देखा 20,000 का डिक्लाइन आया। हमने लैंड को क्रेडिट किया 20,000 से और हमने जब डेबिट करने लगे तो रीवैल्यूएशन रिजर्व को मैक्सिमम डेबिट कितना जा सकता है? 10,000, क्योंकि उसमें रिमेनिंग बैलेंस कितना पड़ा हुआ है? 10। और ओवर एंड अबव फिर किसको चार्ज करना है हमने? जैसे अभी हमने पिछले क्वेश्चन में चार्ज किया प्रॉफिट एंड लॉस, क्योंकि फर्स्ट टाइम रीवैल्यूएशन हुई ट्रेनिंग प्रेमिसेस बिल्डिंग की और सारे उसकी वैल्यू जो थी वो कम हो गई, तो किसको चार्ज कर दिया हमने? प्रॉफिट एंड लॉस को। फिर लेटर ईयर्स में हम आए दोबारा फोर्थ ईयर में और हमने देखा जनाब उसकी वैल्यू दोबारा बढ़ गई। अब स्टैंडर्ड ये कहता है कि अगर किसी ऐसे एसेट की वैल्यू में इंक्रीज आए जिस पर प्रीवियसली आपने लॉस रिकॉर्ड किया हो प्रॉफिट एंड लॉस में, तो वैल्यू इंक्रीज का क्रेडिट सबसे पहले किसको जाना है? प्रॉफिट एंड लॉस को। कितना? अप टू द एक्सटेंट ऑफ द लॉस प्रीवियसली रिकॉग्नाइज्ड। ठीक हो गया। ओवर एंड अबव किधर चला जाएगा? रीवैल्यूएशन रिजर्व में। लेकिन ये सारी बातें हम कब कर रहे हैं? व्हेन वी हैव ऑप्टेड द रीवैल्यूएशन मॉडल। कॉस्ट मॉडल में ऐसी कोई हरकत नहीं हो रही होती, देयर इज नो सच थिंग कॉस्ट मॉडल। ये सिर्फ उस वक्त हो रहा है जब हमने रीवैल्यूएशन मॉडल ऑप्ट कर रखा। सही हो गया जनाब? चलो अब हम एक और एग्जांपल बनाते हैं, जस्ट मेक अनदर एग्जांपल। अब हम लेते हैं बिल्डिंग। ये समझ आ गई बात? लेट्स सपोज बिल्डिंग है जी हमारे पास, कॉस्ट है उसकी कितनी जी? 100,000। बिल्डिंग है जी 1,00,000 रुपए की, 100,000, यूजफुल लाइफ 10 इयर्स, 10 साल इसकी यूजफुल लाइफ है। डेप्रिसिएटिंग मेथड है, स्ट्रेट लाइन मेथड नहीं। लिखिए अपने पास कॉपी। आफ्टर 2 इयर्स, आफ्टर 2 इयर्स, 2 साल के बाद, entity revalued the building by opting the revaluation model. After 2 years, the entity revalued the building by opting the revaluation model. The fair value at that date 120,000, 1,20,000. The fair value at that date is 120,000. Pass the entry of revaluation. Pass the entry of the revaluation. करें एंट्री पास। और कुछ नहीं करना, सिर्फ एक रिवैल्यूएशन की एंट्री चाहिए मुझे। पास द एंट्री ऑफ द रिवैल्यूएशन।
नहीं, ऐसी है सबके पास ये। अकामुलेटेड डेप्रिसिएशन 2 साल बाद कितनी होगी 20,000, उसको आप ऑफसेट कर देंगे, डेबिट करके खत्म। रीवैल्यूएशन रिजर्व क्रेडिट विद द डिफरेंस ऑफ द फेयर वैल्यू एंड द कैरिंग वैल्यू। कैरिंग वैल्यू ऑफ द बिल्डिंग एट द डेट ऑफ रीवैल्यूएशन इज 100,000 माइनस 20,000 80, और फेयर वैल्यू है उसकी 1,20,000, तो इंक्रीज कितना आया 40,000, 40,000। ठीक हो गया जनाब। और बिल्डिंग अकाउंट डेबिट है जनाब 20,000। अब फिर लिखे आगे लिखे, आफ्टर फर्दर 2 years, यानी कि 4 साल हो गए, आफ्टर फर्दर 2 years the entity revalue the building. After further 2 years the entity revalue the building the fair value of the building at that time $75,000 of the building at that time is 75,000. Entity realized the revaluation reserve. Entity has a policy of realizing the revaluation reserve. Requirement लिखे, pass the necessary journal entries at the end of the 4th year of the building life, यानी कि फर्दर 2 साल बाद। जनाब आप लोग एंट्रीज कर रहे होंगे। सबसे पहले पॉइंट जो आपने नोट करना है वो, बिल्डिंग जब डेप्रिसिएट होगी आफ्टर द 2 year, तो मेरा ख्याल आप लोगों ने बात नोट कर दी चाहिए आपको। 1,20,000 डिवाइडेड बाय 8 रिमेनिंग यूजफुल लाइफ, तो पर ईयर डेप्रिसिएशन कितनी आई 15,000। इसका मतलब ये हुआ कि जब हम रीवैल्यू करेंगे तो सबसे पहले अकामुलेटेड डेप्रिसिएशन कितने से डेबिट हो जाएगी 30,000, 30,000। ठीक हो गया जनाब, 30,000। अब आप देखें जब आप इसको कैरिंग वैल्यूज की कितनी होगी उस वक्त, तो हम कहते हैं जनाब 1,20,000 माइनस 30,000 कितना आ गया 90,000, और हम इसकी फेयर वैल्यू कह रहे हैं कितनी है 75,000। सो देयर इज ए लॉस, 15,000 का लॉस। अब हमने ये पढ़ा है कि जनाब अगर लॉस आ जाए और ऐसे एसेट पे लॉस आए जिस पे रीवैल्यूएशन रिजर्व है, तो लॉस सबसे पहले किसको चार्ज करना है रीवैल्यूएशन रिजर्व। कितना अप टू द एक्सटेंट जितना उसमें बैलेंस। अब रीवैल्यूएशन रिजर्व में बैलेंस कितना पड़ा हुआ, रियलाइजेशन भी तो करनी ना, रियलाइज नहीं करना। ठीक, आपके पास रीवैल्यूएशन रिजर्व पड़ा था कितना 40, ऐसे ही देयर वाज अ 40,000 रिजर्व। 1 साल रियलाइजेशन कितनी, पहले कितनी डेप्रिसिएशन आ रही थी 10, अब कितनी आ रही है 15। इसका मतलब 5,000 पर ईयर रियलाइजेशन। तो 5,000 1 साल का रियलाइज हुआ, बाकी बच गया 35। फिर आपने 5,000 1 साल का रियलाइज किया। जब आप चौथे साल के एंड पे आए हैं तो आपके पास बैलेंस पड़ा है 30,000। इट्स अ 30,000 बैलेंस। तो मैक्सिमम लॉस जो आप चार्ज कर सकते हैं वो कितना है, वो 30,000। ठीक हो गया, क्योंकि आपके पास अब ये बात आपने जो लैंड और बिल्डिंग को एक दूसरे से डिफरेंशिएट करती है इस सवाल में। लैंड में रियलाइजेशन नहीं हो रही होती, कब तक नहीं होती रियलाइजेशन, जब तक वो बिक नहीं जाती। लेकिन बिल्डिंग के अंदर क्योंकि वो डेप्रिसिएट हो रही है साथ साथ, तो उसका गेन हमने कहा था क्या होगा, रियलाइज होगा जैसे जैसे आप उसको डेप्रिसिएट करेंगे। तो 2 साल बाद जब आप फर्दर उसको रीवैल्यू करेंगे तो रीवैल्यूएशन रिजर्व 2 सालों का रियलाइज हो चुका होगा। अब उस पर रिमेनिंग बैलेंस कितना पड़ा हुआ, 30,000। रिमेनिंग बैलेंस इज 30,000। इसका मतलब है कि हम अगर बिल्डिंग की वैल्यू में डिक्लाइन आता है तो 30,000 तक का लॉस जो है वो हम चार्ज कर सकते हैं किसको,
रीवैल्यूएशन रिजर्व को, बिकॉज वी हैव अ रिमेनिंग बैलेंस ऑन द रीवैल्यूएशन रिजर्व इज 30,000। सही हो गया। अब हमारे पास क्या जी, हम कह रहे हैं हमारी वैल्यू कितनी है बिल्डिंग की, 75,000। तो इसमें से अकामुलेट डेप्रिसिएशन 30,000 से डेबिट हो गया, रीवैल्यूएशन रिजर्व कितने से डेबिट, 15,000 टू बिल्डिंग अकाउंट क्रेडिट 45,000। अब आप देखें आपकी बिल्डिंग कितने पे आ जाएगी, 1,20,000 माइनस 45 कितना बन गया, 75,000। पूरा साल गुजरा है, पूरा साल गुजरा है ना। बिल्कुल ईयर एंड पे कर रहे हैं ना हम, इसका मतलब डेप्रिसिएट किया उसको दूसरे साल भी, फिर उसका गेन भी रियलाइज किया, फिर उसके बाद ठीक हो गया। तो हमने कहा जी इसकी फेयर वैल्यू कितनी है, 75,000। ना नीड योर कंसंट्रेट, समझ आ गया यहां तक। अब मैं कहता हूं यार इसकी जो वैल्यू है वो है 50,000, फेयर वैल्यू ऑफ द बिल्डिंग इज 75,000। वही चौथे साल के एंड पे अभी अपने कहा फेयर वैल्यू कितनी है, 75,000। ना एज्यूम कि इसकी फेयर वैल्यू कितनी है, 50,000। यानी कि क्या कर रहा हूं मैं कि लॉस को उससे भी ज्यादा कर रहा हूं जितना हमारे पास बैलेंस पड़ा है रीवैल्यूएशन। ठीक हो गया। अब इसकी डबल एंट्री क्या होगी, हाँ सर, ओवर एंड अबव किधर चला जाएगा जी, प्रॉफिट एंड लॉस को। अब अगर हम यहां पे लिख दें 50,000 तो इसका मतलब हमारा लॉस कितना बनता है, तो ये हमारा लॉस बन जाता है 40,000, 40,000 का लॉस बन जाता है। तो कितना लॉस रीवैल्यूएशन रिजर्व को चार्ज हो जाएगा, जितना रीवैल्यूएशन रिजर्व में बैलेंस पड़ा। कितना बैलेंस पड़ा है, 30,000। इसका मतलब है कि अगर हम दूसरी सिचुएशन में एंट्री करें तो ये तो यही रहेगा 30,000, रीवैल्यूएशन रिजर्व डेबिट विद 30,000, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट विद 10,000। टोटल कितना क्रेडिट चला गया बिल्डिंग को, 70,000। बिल्डिंग कितने पे आ गई, 50,000। इसका मतलब है लॉस अगर उस अमाउंट से बढ़ जाए जो कि रीवैल्यूएशन रिजर्व में है तो उससे ओवर एंड अबव किसको चार्ज करना है, प्रॉफिट एंड। ये हमने लैंड में भी पढ़ा। लैंड यानी कि नॉन डेप्रिसिएटिंग एसेट और डेप्रिसिएटिंग एसेट में एक चीज जो हमने याद रखनी है वो ये है कि जब एग्जाम में डेप्रिसिएटिंग एसेट आएगा, जो कि आएगा, ठीक, तो उसको जब वो पहले गेन कराएगा फिर वैल्यू कम कराएगा, तो आपने याद रखना है कि उसमें रीवैल्यूएशन रिजर्व को वो रियलाइज भी करा रहा होगा, साथ में वो करा रहा होगा उसको रियलाइज, टू मेक इट अ लिटिल बिट मोर डिफिकल्ट। जैसे अभी आप स्किप करके बात, ठीक, तो ये पॉइंट नॉर्मली स्किप हो जाता है। जब मैं कह रहा हूं कि रियलाइजेशन 2 सालों की हो चुकी है, तो चौथे साल की रियलाइजेशन जब हुई होगी तो क्या एंट्री हुई होगी, रीवैल्यूएशन रिजर्व डेबिट, रिटेन्ड अर्निंग्स क्रेडिट विद 5,000। ठीक हो गया जनाब। ले जनाब यहां आ गए हम कितने साल के एंड पे, हम आ गए जनाब चौथे साल के एंड। हम यहां से इसको आगे लेके चलेंगे 50,000 से। इस सवाल को अब हम आगे 50 से लेके जा रहे हैं। अब आप लेके आफ्टर फर्दर 2 years यानी कि 6th ईयर के एंड, छठे साल के एंड, आफ्टर फर्दर 2 years entity revalue the building once again. The fair value of the building, the fair value of the building is 80,000, 80,000. The fair value of the building is 80,000. Pass the entry. Pass the entry after the 6th year. ले जाओ, accumulated depreciation कितने से डेबिट होगी at the time of revaluation, 50,000 divided by 6, remaining useful life is 6 now, multiply by 2। 4 साल गुजर गए थे ना, बाकी 10 साल उसकी ओरिजिनल लाइफ। 16,667, 16,667, ये उसकी accumulated depreciation। सही हो गया।
अब हम कहते हैं जनाब इसकी फेयर वैल्यू हमें कहा गया कितनी है जनाब, फेयर वैल्यू, फेयर वैल्यू है 80,000। कैरिंग वैल्यू कितने होंगे जनाब, 50,000 माइनस 16,667, 50,000 माइनस 1667 कितना आ गया जी? नहीं जनाब, इंक्रीज कितना आ गया? हाँ नहीं जनाब, ये इसकी वैल्यू में इंक्रीज आ गया, 4,667। कैरिंग वैल्यू एट द डेट ऑफ रीवैल्यूएशन है बिल्डिंग की, दैट इज 33,333 और उसकी फेयर वैल्यू है 80,000। इसका मतलब वैल्यू इंक्रीज कर गई, वैल्यू इंक्रीज कर गई कितने से, 46,667। तो 16 क्या कहता है जी, अगर एक ऐसा एसेट जिस पर प्रीवियसली आपने लॉस रिकॉर्ड कर चुके हैं प्रॉफिट एंड लॉस में, तो उसका वैल्यू इंक्रीज का क्रेडिट सबसे पहले किसको जाना है, प्रॉफिट एंड लॉस को, उसके बाद किसको जाना है। अब यहां पर एक छोटा सा ट्विस्ट है जो आपने पेपर में याद रख, ठीक, ये जो लॉस है, अब हमारे जेहन में क्या आएगा कि पी एंड एल को क्रेडिट करते कितने से, 10,000 से। यहीं पे हमने गलती कर दी, इट्स नॉट अ 10,000 ना, 2 साल गुजर गए ना, 2 ईयर हैव बीन पास्ट। तो इसकी जिस तरह हम रीवैल्यूएशन रिजर्व को रियलाइज कर रहे, एंट्री कर रहे होते हैं, इसी तरह ये जो आपने लॉस चार्ज किया है, इसकी वजह से अगले 2 सालों में जो एसेट की डेप्रिसिएशन आई है वो पहले से कम आई है। कितने से कम आई है, 1,667 से। तो 2 साल गुजर चुके, तो 1,667 प्लस 1,667 कितना हो गया। So the maximum credit that we can give to the profit and loss is not a 10,000 in case of depreciating asset, ठीक, क्योंकि जब आपने दूसरे चौथे रिकॉर्ड किया, लॉस चार्ज किया 10,000, तो एसेट की वैल्यू जो है वो 60 से कम होकर 50 पे आ गई। इसका मतलब है कि आपने डेप्रिसिएशन अब कैसे ली है, 50,000 बटा 6। इसका मतलब डेप्रिसिएशन हर साल कितने से कम हो गई है, 1,667। 2 साल गुजर गए, इसका मतलब 2 years यू हैव चार्ज रिड्यूस्ड डेप्रिसिएशन ड्यू टू द वैल्यू लॉस। 1,667 जमा 1,667, 10,000 डिवाइडेड बाय 6 पर ईयर रियलाइजेशन। अब ये लॉस रियलाइज हो रहा है, आप कम डेप्रिसिएशन लेते हैं, 1667। तो 2 सालों में कितना हो गया, दोनों को ऐड कर लो, कितना बनता है जनाब, 3,333, 34 कर लो, 3,334। इसका मतलब मैक्सिमम क्रेडिट अब कितना जा सकता, तो 10,000 माइनस 3,334, 10,000 माइनस 3,334 is the maximum credit that we can give to the profit and loss. अब स्ट्रेट अवे अगर आप 10,000 का क्रेडिट देंगे तो काम खराब हो जाएगा ना, दिस इज द एरर, ये बात गलती कर, ठीक। तो कितने का क्रेडिट आएगा, टू प्रॉफिट एंड लॉस 6 ऐसे ही है, 6,667। ओवर एंड अबव किधर जाएगा, revaluation reserve. So to revaluation reserve, and that is 40,000. Balancing figure will goes to the asset account, यानी कि बिल्डिंग अकाउंट। कितना आ जाएगा बैलेंसिंग फिगर है, 30,000। कौन सा जो 1667, तो वही तो बता रहा हूं, जब आपने 5th ईयर में डेप्रिसिएशन ली होगी, कितनी आई होगी डेप्रिसिएशन, आपने डेप्रिसिएशन ली होगी 50,000 डिवाइडेड बाय 10 और 6 कितनी आई, पहले 10,000 चल रही थी ना डेप्रिसिएशन, अब 10 का और इसका कितना फर्क है,
इसका मतलब आपने कितनी रिड्यूस डेप्रिसिएशन ली? 1667 एक साल, फिर उसके अगले साल 1667, तो 2 सालों की रिड्यूस डेप्रिसिएशन कितनी बन गई? तो ये तो क्रेडिट पहले ही P&L को जा चुका है, चला गया ना। आपने 10,000 का डेबिट देना था, आप उसको कितने का डेबिट दे रहे डेप्रिसिएशन का? ठीक हो गया, 8333, ठीक। तो देना डेबिट था 10,000 का, इसका मतलब है रिड्यूस डेप्रिसिएशन, डोंट यू थिंक इज अ क्रेडिट? दोनों का डिफरेंशियल, इसका मतलब P&L को क्रेडिट चला गया, एक साल एक क्रेडिट चला गया, दूसरे साल एक और क्रेडिट चला गया, तो टोटल क्रेडिट हम P&L को जो दे चुके हैं ऑलरेडी वो कितना है? वो 3,333। हमने डेबिट कितना किया था? 10 का डेबिट दिया था ना लॉस P&L को, 3,333 का लॉस और क्रेडिट हम 2 सालों में इन द शेप ऑफ रिड्यूस डेप्रिसिएशन पहले ही दे चुके हैं। अब एसेट की वैल्यू बढ़ गई, तो मैक्सिमम क्रेडिट कितना बनता है? 10 का, जिसमें से 3,333 हम 2 सालों में दे चुके हैं, बाकी कितना रह गया? 6,667। So that is the maximum credit that you can give to the profit and loss over and above वही building account, revaluation reserve and then building there's a story, that's it। सही हो गया? याद रहेगी बात। बड़ा मजेदार सा सिचुएशन है, और ये जब आपको एक सवाल आएगा 20 नंबर का प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में से जो कि आता है, उसमें ये सारी चीजें होंगी। उसमें प्लांट होगा जो कि कॉस्ट मॉडल पे चल रहा होगा, बिल्डिंग रीवैल्यूएशन मॉडल पे चल रही होगी, और वो 2-3 सालों में उसको घुमाएगा और एक में इंक्रीज कराएगा, दूसरे में डिक्रीज कराएगा, फिर इंक्रीज कराएगा, ठीक। तो ये जो मैंने अभी आपको इलस्ट्रेशन कराई है, ये सारी की सारी इंस्पिरेशन रखती है फ्रॉम द ICAP पास्ट पेपर्स, उसी से